हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल डिवीजन के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल डिवीजन में दो मेजर प्रोसेसेस होती हैं। पहला तो उनके जीनोम का डुप्लीकेशन या हम कहें डीएनए का रेप्लिकेशन और उस डीएनए का प्रॉपर सेग्रीगेशन इन बोथ डॉटर सेल। ये दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको यह भी बताया कि एक इवेंट जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तभी दूसरा इवेंट शुरू होना चाहिए, तभी एक सेल प्रॉपर मैनर में डिवाइड कर पाती है। ठीक है, मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो सेल साइकिल होती है वो कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट होती है। मतलब हर एक इवेंट जो सेल डिवीजन के दौरान हो रहा है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इवेंट पूरी तरह से फिनिश हो जाए, प्रॉपरली फिनिश हो जाए, करेक्टली फिनिश हो जाए, तभी दूसरा इवेंट शुरू होना चाहिए। ठीक है, और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि वहां पे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पूरी की पूरी सेल डिवीजन प्रोसेस होती है, एक बार उसको मैं ब्रीफ में यहां पे दिखाता हूं आपको। G1 फेज होता है। ठीक है, G1 फेज से फिर सेल पहुंचती है S फेज में। ठीक है, और ये चीज मैं आपको बता भी चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। फिर G2 फेज आता है, G2 फेज से सेल्स जाती हैं M फेज में और M फेज से फिर ये G1 फेज में आ सकती है। ठीक है, ये पूरी सेल साइकिल होती है। ठीक, मैंने आपको बताया कि एक इवेंट खत्म होने के बाद, इवेंट का मतलब एक सेल साइकिल की स्टेज जब पूरी तरह से फिनिश हो जाए तभी दूसरी स्टेज में सेल जाती हैं। ठीक है, और उस चीज को कंट्रोल करने के लिए चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, हर एक स्टेज में चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये चेक पॉइंट्स क्या करते हैं, सेल्स को चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर तरीके से ग्रो हो गई हैं, वो सारे एंजाइम्स जो अगली स्टेज में जाने के लिए इसे चाहिए वो सारे एंजाइम्स बन चुके हैं या नहीं, इन सारी चीजों को चेक किया जाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में तीन ऐसे मेजर इवेंट हैं जिसपे सेल साइकिल की फाइडेलिटी डिपेंड करती है। तीन मेजर स्टेजेस हैं। पहला, कमिटमेंट ऑफ सेल टू गोइंग इन द सेल डिवीजन। पहली चीज कमिटमेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था, अपने पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि G1 फेज में एक पॉइंट होता है, एक रेगुलेटरी पॉइंट होता है जिसको यूकैरियोटिक सेल में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसी को ईस्ट में हम लोग बोलते हैं, बडिंग ईस्ट में इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, बडिंग ईस्ट में इसको क्या बोलते हैं, इन बडिंग ईस्ट। बडिंग ईस्ट में इसको बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, फिर से ध्यान सुनिएगा, G1 फेज में एक रेगुलेटरी पॉइंट होता है। ठीक है, रेगुलेटरी पॉइंट होता है, उस रेगुलेटरी पॉइंट को मैमल्स में बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन पॉइंट और बडिंग ईस्ट में बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहला रेगुलेशन जो सेल डिवीजन का होता है वो इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पे होता है। अगर सेल इस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर जाती हैं तो ये डिवीजन के लिए कमिट कर जाती हैं और ये एस फेज में जाती हैं। ठीक है, तो पहला रेगुलेटरी पॉइंट हो गया, इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन ट्रांजिशन। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ट्रांजिशन। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ट्रांजिशन एक ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। ठीक है, यहां पे एक जगह पे सेल को हाईली रेगुलेट किया जाता है, इसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ट्रांजिशन। अगर रिस्ट्रिक्शन पॉइंट ट्रांजिशन हो गया, सेल रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कर गई तो उसके बाद वो डिवीजन फेज में जाती ही है। ठीक है, अगला जो रेगुलेटरी पॉइंट आता है वो G2 फेज में है। ठीक है, G2 फेज में इसको कहा जाता है G2 टू M ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। ठीक है, G2 टू M ट्रांजिशन। सेल S फेज को क्रॉस करके अगर G2 में चली गई तो वहां पे एक मेजर रेगुलेटरी पॉइंट होता है जो क्या करता है, अगर सेल्स प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हुई हैं, डीएनए में कोई डैमेज है, डीएनए पूरी तरह से सिंथेसाइज नहीं हुआ है, या फिर वो प्रोटीन्स नहीं बनी है जिनकी जरूरत माइटोसिस डिवीजन में पड़ने, माइटोटिक डिवीजन में पड़ने वाली है, तब सेल्स को G1 फेज में ही रोक दिया जाता है। इसको इस पॉइंट को कहा जाता है G2 टू M ट्रांजिशन पॉइंट।
ठीक है। अगर सेल यहां से भी क्रॉस कर गई तो एम फेज में भी एक ट्रांजिशन पॉइंट है जिसको कहा जाता है एम फेज ट्रांजिशन पॉइंट, एम फेज ट्रांजिशन, एम फेज ट्रांजिशन या स्पिंडल ट्रांजिशन, स्पिंडल ट्रांजिशन। और ये बेसिकली एनाफेज में होता है ट्रांजिशन, आगे चल के बताऊंगा। ये एनाफेज में होता है। यहां पे चेक किया जाता है कि सारे के सारे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या स्पिंडल पोल, जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल है, उनसे प्रॉपर तरीके से जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो क्रोमोसोम के सेपरेशन को यहां पे रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। जो यहाँ पे ट्रांजिशंस, जगह जगह पे ट्रांजिशंस हैं, जो चेक पॉइंट्स हैं, इन सबको मिला करके, इन सबको प्रॉपर तरीके से अगर देखा जाए तो इनको कहा जाता है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम है, ये हर एक स्टेज में सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं? हर एक स्टेज में सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा रेगुलेशन जो होता है उसको कुछ प्रोटीन्स हैं जो गवर्न करती हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो गवर्न करते हैं इस पूरी की पूरी प्रोसेस को, पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए वहां पे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो एक की एंजाइम दैट controls different stages of cell cycle and entry of a non-dividing cell to division cycle are cyclin dependent kinases, या इसी को हम लोग कहते हैं CDKs, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्टेजेज होती हैं सेल साइकिल की, और ये हाईली रेगुलेटेड होती हैं, हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं। उसके लिए सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम है, और इस पूरे सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम को डिफरेंट स्टेजेज में एक की रेगुलेटर प्रोटीन होती है या एक की रेगुलेटर एंजाइम होता है जो इसको कंट्रोल करती है, उसको कहा जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज। ठीक है, इन काइनेजेज की खास बात ये होती है, ये डिफरेंट स्टेजेज में तो सेल साइकिल को रेगुलेट करते ही हैं, इसके अलावा अगर कोई सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में है तो उसको डिवीजन फेज में एंट्री कराने को भी रेगुलेट करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, जैसे कोई सेल है जो अभी G0 फेज में प्रेजेंट है, G0 फेज में है और डिवाइड नहीं कर रही है, तो अगर इस सेल को G1 फेज में जाना है तो यहां पे भी स्पेसिफिक CDK होगा जो इस पूरी प्रोसेस को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो CDKs क्या करते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल की एंट्री को गवर्न करते हैं, कहां पे, डिवीजन फेज में, और दूसरा डिफरेंट सेल साइकिल की जो स्टेजेज हैं उनको भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज की। ठीक है, क्या होते हैं और इनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बात करेंगे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज की, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज की या CDKs की। ठीक है, सबसे पहली चीज ये होते क्या हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज बेसिकली प्रोटीन काइनेजेज होते हैं। क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन काइनेजेज, दे आर प्रोटीन काइनेजेज, प्रोटीन काइनेज, ये प्रोटीन काइनेजेज होते हैं।
ठीक है, और ये बेसिकली हेटेरोडाइमेरिक होते हैं, हेटेरोडाइमेरिक होते हैं। ठीक, डाइमर मतलब इसमें दो सब यूनिट होंगी, और हेटेरो मतलब दोनों सब यूनिट अलग अलग प्रोटीन मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होंगी। ठीक है, तो यहां पे इसमें दो सब यूनिट होती है, हैविंग टू सब यूनिट्स, हैविंग टू सब यूनिट्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। दो सब यूनिट्स हैं। ठीक है, पहली सब यूनिट रेगुलेटरी सब यूनिट है, रेगुलेटरी सब यूनिट है, और दूसरी जो सब यूनिट है दैट इज कैटालिटिक, कैटालिटिक काइनेज सब यूनिट है। ठीक है, कैटालिटिक काइनेज सब यूनिट है। ठीक है, तो बेसिकली दो सब यूनिट हैं, किसमें, सीडीकेज में, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज में दो सब यूनिट है। ठीक है, रेगुलेटरी सब यूनिट को बोलते हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट जो होती है वो साइक्लिन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, वो साइक्लिन प्रोटीन होती है, बेसिकली साइक्लिन प्रोटीन। ठीक है, साइक्लिन प्रोटीन होती है, और कैटालिटिक सब यूनिट जो होती है वो सीडीके होती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब जो काइनेज सब यूनिट होती है वो कैटालिटिक सब यूनिट होती है। ठीक है, ये काइनेज सब यूनिट है बेसिकली इसकी, काइनेज मतलब जो फॉस्फोराइलेटिंग सब यूनिट होगी वो काइनेज सब यूनिट। ठीक है, प्रोटीन काइनेज सब यूनिट। ठीक, और इस पूरे एंजाइम की, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है, इस पूरे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है किससे, साइक्लिन प्रोटीन से। ठीक है, जब साइक्लिन प्रोटीन सीडीके से आकर के बाइंड करती है तभी सीडीके एक्टिव होता है। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, फिर से सुनिएगा, सीडीकेज की एक्टिविटीज स्पेसिफिक साइक्लिन प्रोटीन पे डिपेंड करती है। जब तक साइक्लिन प्रोटीन सीडीके से आकर के बाइंड नहीं होगी, एक्टिव एंजाइम नहीं बनता है, इसीलिए इसको कहा जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, दे बिलोंग्स टू ए सेरीन थ्रियोनिन काइनेज फैमिली, काइनेज फैमिली। ठीक है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज फैमिली के ये मेंबर हैं। सीरीन थ्रियोनिन काइनेज का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे एंजाइम हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के स्पेसिफिक सीरीन या स्पेसिफिक थ्रियोनिन रेजिड्यू पर फास्फोराइलेशन कर सकते हैं, फास्फेट ग्रुप जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है, दे regulates the activity of प्रोटीन्स, या टारगेट प्रोटीन हम लोग कहें, प्रोटीन्स बाय फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। अब यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट करते हैं, क्योंकि काइनेज है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, तो सीरीन या फिर थ्रियोनिन पे अपने सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट करते हैं, पहली चीज। ठीक है, और उस फास्फोरिलेशन से क्या करते हैं, ये अपनी टारगेट प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, टारगेट प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं बाय द फास्फोरिलेशन। अब यहां पे रेगुलेशन का मतलब आप समझिएगा, रेगुलेशन का मतलब ये हुआ, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होंगी जिनको फास्फोरिलेट करके ये क्या कर देंगे, एक्टिवेट करेंगे, जरूरत पड़ने पर एक्टिवेट करेंगे, और कुछ ऐसी भी प्रोटीन होंगी जिनको फास्फोरिलेट करके क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो अब आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा, सेल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेज में जिन प्रोटीन को एक्टिवेट होना है उन प्रोटीन्स को ये फास्फोरिलेट करके एक्टिवेट करते हैं, और जिन प्रोटीन्स को इनहिबिटेड रहना है उन प्रोटीन्स को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, और इसके थ्रू क्या होती है, जो सेल साइकिल होती है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलती रहती है। ठीक है, तो पूरी की पूरी कहानी ये है कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज जब एक स्पेसिफिक साइक्लिन से आकर के बाइंड कर जाते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो अपने सबस्ट्रेट को फास्फोरिलेट करते हैं ऑन स्पेसिफिक सीरीन और थ्रियोनिन रेजिड्यू। ठीक है, और फास्फोरिलेट करके उन प्रोटीन की या अपने सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने का मतलब, अगर उस प्रोटीन को एक्टिवेट होना है तो उसको एक्टिवेट करा देंगे, और इनहिबिट होना है तो उसको इनहिबिट कर देंगे। तो इस तरीके से जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज हैं वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, ईस्ट हैव
ओनली ए सिंगल CDK। ईस्ट में एक ही CDK होता है, ठीक है। ईस्ट हैव ओनली अ सिंगल CDK। वहीं अगर हम लोग बात करें मैमल्स की, मैमल्स हैव मल्टीपल CDKs, ठीक है, बहुत सारे CDKs हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है देयर इज ए फंक्शनल ओवरलैप। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को भी, फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन द मल्टीपल CDKs in mammals means one CDK can compensate for the loss of another one except CDK1, which is vital for cell survival, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे अभी तक मैंने आपको जो बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि ईस्ट के पास केवल एक ही CDK है जो हर एक सेल साइकिल स्टेज को गवर्न करेगा, रेगुलेट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद मैमल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पे मल्टीपल CDKs हैं, मतलब हर एक स्टेज में अलग अलग CDKs हैं, ठीक है। दूसरी, अब यहाँ पे तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है, देयर इज ए फंक्शनल ओवरलैप। इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे देखा गया है, माइस में कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पे देखा गया कि जो डिफरेंट CDKs हैं उनमें फंक्शनल ओवरलैप है, मतलब कुछ के फंक्शन ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, ठीक है। तो वहां पे फायदा क्या हुआ इस चीज का कि अगर एक CDK अगर एब्सेंट हो गया तो उसकी जगह पे जो दूसरा CDK है, मान लीजिए CDK4 था, वो एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो दूसरा जो CDK है, CDK अल्फा बीटा गामा, मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूं उनको, तो यहाँ पे जो दूसरा एक CDK है वो इसका प्लेस ले सकता है, इसके फंक्शन को ये वाला कर सकता है, ठीक है। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि देयर इज अ फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन द मल्टीपल CDKs। जो मल्टीपल CDKs हैं उसमें फंक्शनल ओवरलैप देखा गया है। इसलिए क्या होता है कि अगर कोई CDK का लॉस हो गया है तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है बाया दूसरे वाले CDK से, लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है CDK1। मतलब अगर CDK1 लॉस हो गया तो उसको किसी दूसरे CDK से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि CDK सेल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं मैं, ठीक है। फिर से ध्यान से तीसरे पॉइंट को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताया गया देयर इज अ फंक्शनल ओवरलैप बिटवीन द मल्टीपल CDKs। जो मल्टीपल CDKs हैं उनके जो फंक्शंस हैं उनमें ओवरलैप देखा गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर एक CDK का लॉस हो गया है, एक CDK लॉस हो गया है तो उसको दूसरा CDK रिप्लेस कर सकता है। लेकिन वहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यह है कि CDK1 अगर लॉस हो गया तो उसको कोई दूसरा CDK आकर के रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया CDK का, ठीक है। थोड़ी सी और बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखें, हम लोग सेल साइकिल रेगुलेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है द मैकेनिज्म दैट regulates progression of cells through its division cycle is evolutionary
कंजर्व। ठीक है, ये जो रेगुलेशन मैं आपको बता रहा हूं सेल साइकिल का रेगुलेशन, ये पूरी प्रोसेस इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे है इंपॉर्टेंट, जब द मोस्ट स्टडी, सबसे ज्यादा स्टडी किस पे हुई है, इज डन ऑन CDK1 में सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। ठीक है, CDK1 पे सबसे ज्यादा स्टडी की गई है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट CDK है। मैंने आपको बताया इसको दूसरा CDK रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसको चुना। ठीक है, CDK1 को ओरिजिनली मतलब स्टार्टिंग में ओरिजिनली CDK1 इज known as CDC2 in mammals and fission yeast। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, fission yeast and CDC28 in budding yeast। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा इसको। ज्यादातर स्टडी CDK1 पे हुई और CDK1 को ओरिजिनली क्या कहा जाता था, CDC2, किसमें, मैमल्स और फिजन ईस्ट में इसको CDC2 बोलते थे, और CDC28 बडिंग ईस्ट में इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल नाम है। ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं CDK1 के बारे में कि ये क्या है और ये क्या क्या प्रोसेस सेल डिवीजन के टाइम पे गवर्न करता है। बात कर रहे थे हम लोग CDK1 के बारे में। CDK1 मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो CDKs की स्टडी की गई, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल की स्टडी की गई है, वो CDK1 पे की गई है। ठीक है, तो CDK1 है क्या, इसका रोल सेल डिवीजन में क्या होता है, रेगुलेशन में, हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, CDK1 बेसिकली क्या है, CDK1 इज अ पार्ट ऑफ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स known as MPF। इसको MPF का ये पार्ट है, और MPF को क्या कहते क्या है, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। MPF का पार्ट है बेसिकली ये। CDK1 क्या है, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का पार्ट है जिसको MPF बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। MPF एक्टिवेट होता है तब ये करता क्या है, अभी थोड़ी देर में इसकी चर्चा करता हूं। वंस एक्टिवेटेड it plays important role in most of the cell division events। ठीक है, जब MPF एक्टिवेट हो जाएगा, या हम लोग कहें कि CDK1 साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जब एक्टिवेट हो जाएगा, तब ये बहुत सारे रोल्स प्ले करेगा इन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, बहुत सारे इवेंट्स को ये रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो कौन कौन से वो इवेंट्स हैं और कैसे इनको रेगुलेट करता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। MPF के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो CDK1 है वो MPF मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, और जब ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है तो बहुत सारे सेल डिवीजन इवेंट्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MPF मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की कि उसमें क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला पार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, CDK1 होता है, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं, यहां पे मैं एक हेडिंग दे देता हूं, MPF के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मैच्यूरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने आपको बताया कि इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो CDK1 है, या CDK1 को CDC2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CDC2। एक पार्ट तो ये हो गया। और फिर मैंने आपको बताया कि हर एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी
किस पे डिपेंड करती है? एक साइक्लिन प्रोटीन पे डिपेंड करती है, तभी ये एक्टिव हेटेरोडाइमेरिक काइनेज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइक्लिन आएगा वो आएगा साइक्लिन बी। अभी आगे चल के इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं। ठीक है, साइक्लिन बी। CD के 2 आया, साइक्लिन बी आया, दोनों मिले और CD के कॉम्प्लेक्स बनाया इन्होंने। क्या बनाया? इन्होंने बनाया CDC2 साइक्लिन बी कॉम्प्लेक्स बनाया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, पहले ये इनएक्टिव था, अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसी कॉम्प्लेक्स को MPF भी बोलते हैं। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। मैं मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की बात इसलिए कर रहा था, दो प्रोटीन आपस में जुड़ी, ठीक है, और जुड़ करके ये कॉम्प्लेक्स बनाया। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव कॉम्प्लेक्स है और इसी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है MPF। अब जब ये MPF एक्टिवेट हो गया, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो गया, तो अब ये क्या क्या काम करेगा, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करता हूं। ठीक है, ये क्या है? अब ये एक्टिवेटेड है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जब ये एक्टिव होता है बहुत सारी प्रोसेसेस को गवर्न करता है। ठीक है, तो किन किन प्रोसेसेस को और कैसे गवर्न करता है, इस फ्लो चार्ट में देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस मैंने आपको बताया था जब मैं आपको एम फेज के बारे में बता रहा था, मैं एम फेज का आपको ओवरव्यू दे रहा था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट स्टेजेस हैं एम फेज की, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज कहते हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर जो है MPF है, उन्हीं इवेंट्स को क्या करता है? गवर्न करता है। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है जब सेल डिवीजन के लिए जा रही होती है, तो बताया था मैंने आपको। और ये जो MPF है वो क्या करेगा? इस चीज को प्रमोट करेगा, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन को प्रमोट करेगा। और कैसे प्रमोट करेगा? बाय फास्फोरिलेशन ऑफ राइलेशन ऑफ कंडेंसिन प्रोटीन्स। कंडेंसिन प्रोटीन, मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के कंडेंसेशन में कंडेंसिन प्रोटीन जो होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और वो क्रोमोसोम के कंडेंसेशन को कब प्रमोट करेंगे? जब मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर आ जाएगा और वो कंडेंसिन को फास्फोरिलेट करेगा, तब ये कंडेंसिन क्या करेंगी? क्रोमोसोम के कंडेंसेशन को स्टार्ट करेंगी। ये इवेंट होता है एक तो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हर एक इवेंट को रेगुलेट करने के लिए वहां पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज हैं, बिना साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज के काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस इवेंट को करने के लिए, शुरू करने के लिए यहाँ पे MPF इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है, मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ही ब्रेकडाउन MPF ही करवाता है जब एक्टिवेट होता है। तो ये यहां पे कैसे करेगा? यहां पे करेगा बाय द फास्फोरिलेशन ऑफ, बाय फास्फोरिलेटिंग न्यूक्लियर लेमाइंस एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इस तरह से क्या करेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन भी कराएगा फास्फोरिलेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस तभी हो रही है जब एक एक्टिव MPF मॉलिक्यूल वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला, ठीक है, नेक्स्ट इवेंट ये क्या करते हैं? नेक्स्ट इवेंट मैंने आपको बताया था कि गाल्गी कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो स्मॉल वेसिकल में टूट जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन ऑफ गाल्गी कॉम्प्लेक्स। गाल्गी कॉम्प्लेक्स का फ्रेगमेंटेशन कराएंगे। कैसे कराएंगे? बाय फास्फोराइलेटिंग
by phosphorylating गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन, गोल्गी मैट्रिक्स प्रोटीन सेल डिवीजन साइकिल में अभी एंटर कर रही है, डिवीजन के लिए रेडी हो रही है। मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीजें प्रोफेज में ही होती हैं, ठीक है। तो अभी प्रोफेज में ही सेल पहुंचे, उससे पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू हो गया है, ठीक है। और प्रोफेज में ही क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है और गाल्गी बॉडी का क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। और इन सारी चीजों को कौन प्रमोट कराता है, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कराता है बाय द फास्फोरिलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सेल डिवीजन के लिए जा रही है, माइटोटिक फेज में जा रही है, तो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, एक्टिव मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का होना जरूरी है, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पे क्या है, फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है यहां पे स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रमोट कराएंगे ये, ठीक है। और स्पिंडल फॉर्मेशन को कैसे प्रमोट कराएंगे, बाय फास्फोरिलेशन ऑफ, बाय फास्फोराइलेटिंग, फास्फोराइलेटिंग सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ठीक है। तो मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर या हम कहें कि CDC2 साइक्लिन बी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जब एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनता है तो सेल को डिवीजन के लिए प्रमोट करता है, सेल डिवीजन के लिए उसको रेडी करता है और इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है बाया दिस मैकेनिज्म, बाया फास्फोरिलेशन मैकेनिज्म। डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में फास्फोरिलेट करता है और पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये काम होता है बेसिकली मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का। आगे चल के और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या इवेंट होते हैं जब ये फास्फोरिलेशन का काम शुरू करता है, तो ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए और यहाँ से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात रही कि किस तरह से सेल साइकिल को रेगुलेट किया जाता है और मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि CDKs किस तरह से प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस थी जिसके बारे में मैंने बताया। आगे चल के मैं आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वहां पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ये मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको बताया क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट CDK था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। और दूसरी बात ये थी कि सबसे ज्यादा जो स्टडी की गई है सेल साइकिल के रेगुलेशन की, वो CDK1 पे ही की गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा CDK के बारे में और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। मैंने आपको बताया कि जो CDK जो होते हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है एक रेगुलेटरी सब यूनिट पे, ठीक है। रेगुलेटरी सब यूनिट जो इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी सब यूनिट पे, ठीक है। और उस रेगुलेटरी सब यूनिट को कहा जाता है साइक्लिन, साइक्लिन, ठीक है। तो इस साइक्लिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे अब यहाँ पे कि साइक्लिन आखिर करता क्या क्या है, कैसे बाइंड हो जाता है CDK से आकर के और इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि साइक्लिन्स करते क्या हैं, साइक्लिन्स, साइक्लिन्स जो CDK होते हैं उनको सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड्स substrate specificity to CDK cyclin complex, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक साइक्लिन dictates which substrate will be phosphorylated, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, ओनली when
appropriate cyclin is present CDK is able to phosphorylate its products सबस्ट्रेट। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे साइक्लिन के बारे में। साइक्लिन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स जब बनता है, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको कौन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करेगा, कौन सा सबस्ट्रेट फास्फोरिलेट होना है, ये स्पेसिफिसिटी कौन प्रोवाइड कराएगा, स्पेसिफिक साइक्लिन वहां पे ये प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बताया कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक साइक्लिन, ठीक है, साइक्लिन स्पेसिफिक साइक्लिन, एक स्पेसिफिक साइक्लिन एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के फास्फोरिलेशन को गवर्न करेगी। इसीलिए वहां पे कहा गया कि साइक्लिन जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, किसको, साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट साइक्लिन इज प्रेजेंट द सीडीके इज एबल टू फॉस्फोरिलेट इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइक्लिन जो होती हैं वो स्टेज स्पेसिफिक भी होती हैं। ठीक है, वो स्टेज स्पेसिफिसिटी भी प्रोवाइड करती हैं। हर एक स्टेज के लिए डिफरेंट साइक्लिन्स हैं, और जैसे ही वो स्टेज कंप्लीट होती है वो साइक्लिन्स डिग्रेड कर दी जाती हैं, आगे चल के चर्चा करूंगा। ठीक है, और जब वो साइक्लिन्स डिग्रेड कर दी जाती हैं तो जब नई साइकिल शुरू होती है तो वो साइक्लिन जो होती है फिर से सिंथेसाइज होती है। ठीक है, ध्यान से फिर से सुनिएगा, एक इवेंट में स्पेसिफिक साइक्लिन होगी, जैसे ही इवेंट पूरा होगा या स्टेज पूरी होगी साइक्लिन डिग्रेड कर दी जाएंगी। ठीक है, और जब वो साइक्लिन डिग्रेड कर दी जाएंगी तो तब तक डिग्रेडेड रहेंगी जब तक कि नई सेल साइकिल स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और यहां पे बता दूं कि प्रोटीन का डिग्रेडेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब कोई प्रोटीन अगर एक बार डिग्रेड हो गई अपने अमीनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट में तो वो तब तक दोबारा नहीं बनेगी जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब वो दोबारा बनेगी। ठीक है, तो ये जो साइक्लिन्स हैं तब तक डिग्रेडेड रहेंगी जब तक कि इनकी जरूरत नहीं है। जब नई सेल साइकिल फिर से स्टार्ट होगी तो ये नई साइक्लिन्स वहां पे सिंथेसाइज होंगी और फिर से स्टेज स्पेसिफिक मैनर में ये काम करेंगी। और यही रीजन है कि जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, और क्योंकि साइक्लिन जो है वो साइक्लिक मैनर में यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही हैं और डिग्रेड हो रही हैं, इसीलिए इनका नाम साइक्लिन रखा गया, क्योंकि ये तो उसके बाद बात अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में साइक्लिन्स को देखते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से ये जा करके सीडीके से बाइंड करती हैं। ठीक है, साइक्लिन्स के बारे में कुछ और बेसिक चीजें देखते हैं। इसकी बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि रेगुलेटरी सब यूनिट है सीडीके की, साइक्लिन की बात कर रहे हैं। हर एक साइक्लिन के पास में एक सी बॉक्स होता है। all cyclins have a C box एक C box रीजन होता है। ठीक है, और जो ये C box रीजन होता है, इट इज C box रीजन इज structurally conserved region। ठीक है, हर एक साइक्लिन के पास एक सी बॉक्स होता है जिसको साइक्लिन बॉक्स भी बोलते हैं, इसको साइक्लिन बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिन बॉक्स होता है, और ये साइक्लिन बॉक्स रीजन जो होता है वो स्ट्रक्चरली कंजर्व्ड रीजन होता है। ठीक है, और इस सी बॉक्स में हैविंग 5 अल्फा हेलाइसेस, इनके पास 5 अल्फा हेलिक्स होते हैं, हैविंग 5 अल्फा हेलाइसेस। ठीक है, तो ये सी बॉक्स रीजन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है इन द इंटरेक्शन ऑफ साइक्लिन विद इट्स सीडीके। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब ये सी बॉक्स किस तरह से सीडीके से इंटरेक्ट करता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि साइक्लिन के पास एक स्ट्रक्चरली कंजर्व्ड रीजन है जिसको हम लोग सी बॉक्स बोलते हैं।
ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये सी बॉक्स साइक्लिन्स का सीडीके के साथ इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से सीडीकेज के पास, सीडीके के पास एक CDKs have a highly conserved motif। CDK के पास एक हाईली कंजर्व मोटिफ है जिसको कहा जाता है टर्म्ड एज पिस्टेयर, शॉर्ट में PSTAIRE। ठीक है, अमीनो एसिड का ये हाईली कंजर्व मोटिफ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो पिस्टेयर लिखा है ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, कौन कौन सी हैं मैं आपको बता दूं। ये सिंगल लेटर में मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, PSTAIRE। ये इंपॉर्टेंट मोटिफ होता है और ये मोटिफ इन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। P फॉर होता है प्रोलीन, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है अमीनो एसिड वाले में। S फॉर होता है सीरीन, T फॉर हो गया थ्रियोनिन, A फॉर हो गया एलानिन, I फॉर हो गया आइसोल्यूसिन, R फॉर हो गया आर्जिनिन और E फॉर हो गया ग्लूटामेट। ठीक है, तो ये 7 अमीनो एसिड से मिलकर के ये कंजर्व मोटिफ बना होता है, आप नोट कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया कि सीडीके के पास एक हाईली कंजर्व मोटिफ है जिसको पिस्टेयर बोलते हैं। पिस्टेयर में 7 अमीनो एसिड्स हैं और उन अमीनो एसिड्स का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या होगा, जो सी बॉक्स है वो इसी हाईली कंजर्व्ड रीजन से आकर के इंटरैक्ट करता है और अटैच होता है। ठीक है, अब मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, मैंने कहा साइक्लिन और सीडीके आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट ये एक साइक्लिन है, ये क्या है, ये एक साइक्लिन है, ये है साइक्लिन। ठीक है, और साइक्लिन के पास क्या है, इसके पास है सी बॉक्स, इसके पास क्या है, एक सी बॉक्स है, ये इसका सी बॉक्स पोर्शन हो गया। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूं। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि ये साइक्लिन इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ में, ये इंटरैक्ट करते हैं सीडीके के साथ में, और उस सीडीके में एक हाईली कंजर्व्ड मोटिफ होता है, हाईली कंजर्व्ड मोटिफ होता है। ठीक, ये है आपका सीडीके और इस मोटिफ में 7 अमीनो एसिड्स हैं, PSTAIRE। पिस्टेयर है। ठीक है, और ये जो साइक्लिन है इसी मोटिफ से आकर के जुड़ता है। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा देखिए आप, यहां पे ये हो गया आपका साइक्लिन जिसके पास में PSTAIRE है। ठीक है, पिस्टेयर है और इसी पिस्टेयर से आकर के ये जो साइक्लिन है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक, कुछ इस तरीके से ये पिस्टेयर से आकर के जुड़ता है। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जो पिस्टेयर से इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का, ये इतना पोर्शन जो पिस्टेयर के साथ में आकर के जुड़ रहा है, इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सी बॉक्स डोमेन, सी बॉक्स, साइक्लिन बॉक्स। ये साइक्लिन बॉक्स के साथ में आकर के जुड़ गया है और अब ये क्या बना, अब ये बना एक्टिव सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ये बन गया एक्टिव सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। कब बना, जब साइक्लिन आकर के पिस्टेयर से जुड़ गया किसके, सीडीके के, तो ये एक्टिव साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब
यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब यहां पे साइक्लिन सीडीके के साथ में जुड़ता है तो इसकी एक्टिविटी कैसे एक्टिव स्विच ऑन हो जाती है। अभी ये स्विच ऑफ है, ये इनएक्टिव है, अभी ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव सीडीके है। लेकिन जैसे ही साइक्लिन यहां पे जुड़ा तो ऐसा क्या हो गया कि ये एक्टिवेट हो गया। तो क्या होता है जब साइक्लिन बाइंड करता है, बाइंडिंग ऑफ साइक्लिन, बाइंडिंग ऑफ साइक्लिन, साइक्लिन काजेज या इंड्यूसेस, मैं कहूंगा यहां पे इंड्यूसेस, इंड्यूसेस सम स्ट्रक्चरल चेंजेज। कौन से स्ट्रक्चरल चेंज है बात करूंगा आगे चल के। सम स्ट्रक्चरल चेंजेज, चेंजेज इन सीडीके, सीडीके एंड make a and making an active CDK cyclin complex। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे ही यहां पे साइक्लिन आकर के बाइंड करता है, यहां पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक इनएक्टिव सीडीके एक्टिव सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कि किस तरह से साइक्लिन इंटरैक्ट करता है एक सीडीके से, कहां से इंटरैक्ट करता है, कौन सा पोर्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पोर्शन साइक्लिन का सीडीके के साथ इंटरैक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज यहां से आपको पता चल जाएगी आप लोगों के लिए। ये जो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक, साइक्लिन के बारे में बात चल रही है हमारी, थोड़ी सी चर्चा और करूंगा मैं साइक्लिन के बारे में, उसके बाद फिर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीडीकेस के रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी चर्चा और साइक्लिन के बारे में आपको बताता हूं। इसकी खास बात क्या होती है, सम साइक्लिन्स, some cyclins, some cyclins directly interact with CDK substrates through a domain known as हाइड्रोफोबिक पैच, हाइड्रोफोबिक पैच। ठीक है, कुछ साइक्लिन्स के पास में ये स्पेसिफिक डोमेन्स होते हैं जिनको हाइड्रोफोबिक पैच बोलते हैं, और इस डोमेन के थ्रू ये साइक्लिन डायरेक्टली सीडी के सबस्ट्रेट के साथ में इंटरेक्ट कर जाती है। एक खास बात तो ये होती है। दूसरी खास बात ये है साइक्लिन इंटरेक्शन, साइक्लिन इंटरेक्शन with CDK not only activate it but also helps in the substrate recruitment। ठीक है, बाइंडिंग जो होती है वो सिर्फ एक्टिवेशन में ही काम नहीं करती बल्कि सबस्ट्रेट को पास लाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे साइक्लिन के बारे में हो गया। साइक्लिन्स के बारे में, किस तरह से साइक्लिन सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से सबस्ट्रेट रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, और किस तरह से ये सीडीके के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा और यहाँ पे सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग कर लेते हैं। हमने सीडीके के बारे में बात कर लिया, हमने साइक्लिन के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करें। ठीक है, सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्स अगर बन गया तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कौन कौन से सीडीके साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम लोग बात करें तो डिफरेंट सीडीके
complexes regulates different events of cell cycle। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है? डिफरेंट सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस, यहां पे साइक्लिन लिखना मैं भूल गया, सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। डिफरेंट सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस रेगुलेट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल। एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, ठीक है। अब कौन कौन से सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस हैं और क्या क्या रेगुलेट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हर एक सेल साइकिल फेज के लिए डिफरेंट सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जैसे कि G1 सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स हो गया। एस फेज सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और इसी तरह से माइटोटिक सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। और ये जो डिफरेंट सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस को गवर्न करते हैं। सबका अपना अपना काम है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इनमें से किसका क्या काम है थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें एंट्री ऑफ ए सेल टू सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन, एंट्री ऑफ अ सेल टू सेल डिवीजन, मतलब यहां पे क्या क्या इवेंट्स होंगे। यहां पे इवेंट होगा रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को क्रॉस कराना, ठीक है, और फिर जो चेक पॉइंट है उसको क्रॉस कराना, ट्रांजिशन कराना, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली दो सीडी के साइक्लिन्स काम करते हैं, ठीक है। दो सीडी के साइक्लिन्स काम करते हैं, कब कब करते हैं आगे चल के हम लोग बात करेंगे। इनमें सबसे पहला काम करेगा G1 सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ में G1, और लेटर स्टेज में क्या होगा, G1 के लेटर स्टेज में G1 एंड S फेज दोनों आ जाएंगे। S फेज साइक्लिन, S फेज CD के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। एंट्री ऑफ ए सेल टू डिवीजन साइकिल, अगर हम लोग कहें डिवीजन साइकिल में एंट्री करना है तो वहां पे दो सीडी केज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने यहां पे लिखा कि डिफरेंट साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस रेगुलेट डिफरेंट इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल। तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस हैं और वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो ये दोनों ही वहां पे काम करेंगे, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइम पे काम करेंगे। कब करेंगे मैं आपको बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। दूसरा आता है फेज में क्या होगा, जो एस फेज साइक्लिन सीडी के काइनेज है, एस फेज साइक्लिन सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स, सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इट ट्रिगर्स एस फेज, ट्रिगर्स एस फेज। एस फेज में ये काम करेगा, ठीक है, मतलब डीएनए के सिंथेसिस वाला काम। उसके बाद एम फेज सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, ये ट्रिगर्स एम फेज को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो डिफरेंट इवेंट्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहा उस प्रोटीन के बारे में जो सेल साइकिल के सारे इवेंट्स को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करती है, जिसको हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज कहते हैं। तो शायद इस लेक्चर से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेज के बारे में
आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। मैं ये नहीं मानता हूं कि आपको पूरी तरह से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के बारे में पता चल गया होगा इस लेक्चर से, लेकिन अगर आप लेक्चर को बार बार देखेंगे और जो जो लाइंस मैंने वहां पे बोली हैं आप उसको बार बार सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे कंफ्यूजन इस लेक्चर से सीडी के साइक्लिन्स के बारे में दूर हो जाने चाहिए। और अगर नहीं भी होंगे तो आने वाले जो लेक्चर हैं उनमें मैं बार बार इन चीजों को रिपीट करूंगा ताकि आपको सुन सुन के इस बारे में पूरी तरीके से आइडिया हो जाए कि साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस होते क्या हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, और इसी पे पूरी की पूरी सेल डिवीजन साइकिल टिकी हुई है। अगर आपको इसके बारे में आइडिया हो गया तो आपको सेल डिवीजन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ सेल डिवीजन से जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं सेल डिवीजन से। आपको अगर सारी चीजें बारी बारी से पता है तो अगर वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी डिजाइन करेगा तो आप आसानी के साथ उसको सॉल्व कर लेंगे, और मैं बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सीडीके के रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला रेगुलेटरी पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक रेगुलेटरी सब यूनिट होती है, वो आकर के जुड़ जाती है सीडीके से तो सीडीके एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन वहां पे और भी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जाता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं। सिर्फ सीडीके और साइक्लिन का जुड़ना ही सीडीके को एक्टिवेट नहीं कराता है, वहां पे और भी इवेंट्स होते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।